रणनीति क्या होनी चाहिए? 2021 तो हमने एक अच्छे एबनॉर्मल गेन्स के साथ हम क्लोज कर रहे हैं। क्या 2022 भी ऐसे ही रहने वाला है? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के CIO दिनशा ईरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। मिस्टर ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो 18 स्वदेश को समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, हमेशा के जरिए चेरिश, बिल्कुल आप एनर्जेटिक दिख रहे हैं आज फिर से। अच्छा मिस्टर ईरानी, 2021 के अंदर ना जब हम बात कर रहे थे, मधुकेला से भी बात हुई और दो बड़े फंड मैनेजर से बात हुई, वो कह रहे थे कि इस बार हुआ क्या 2021 के अंदर कि आपकी स्किल्स और आपका लक, उसमें लक का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा था एज कंपेयर टू स्किल्स के। 2022 के अंदर हमको स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ये स्किल इंडिया वाला होना चाहिए 2022। 2021 में तो सारे स्टॉक्स अच्छे किए, सारे सेक्टर्स अच्छे किए। आप अगर जो आप इनफैक्ट आज ही एक डेटा पॉइंट आया था कि पहले ये फिस्कल ईयर के पहले 8 महीने में कोई 50% बढ़ गए हैं डीमैट अकाउंट। तो ऑब्वियसली नए इन्वेस्टर्स काफी आए हैं और काफी पैसा कमाए होंगे, बिकॉज वो तो डाल दिया होगा वैसे ही। तो उसके चलते तो वो तो सोच रहे होंगे हम तो मास्टर है ये मार्केट में। पर हमारा ये कहना है कि 22 में ये जो मार्केट है वो स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। इट विल, जैसे कि आपने बोला, स्किल की जरूरत होगी उसमें, स्टॉक पिकिंग में। और पिछले 26 साल से हम तो यही करते आए हैं हीलियोस में, तो इसलिए हमें तो लगता है कि हमारे लिए तो अच्छा ही है। पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो इतने तजुर्बे वाले नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि इतना अच्छा रिटर्न तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। हमें लग रहा है कि पहला हाफ रेंज बाउंड रहेगा, और रेंज बाउंड मार्केट में तो आपको खैर आपके स्किल ही काम आएंगे। अगले उसके बाद के मार्केट में तो देखते हैं कैसे ये पेंडेमिक चलता है। होपफुली फेड आउट हो जाएगा तो मार्केट भी थोड़ा वापस तेजी में आ जाएगा। राइट, मॉर्निंग दिनशा, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, हार्डली बीन अ मंथ ओनली, तब आपने क्लियरली कहा था कि बाजार में आप थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू रख रहे हैं और शायद यहाँ से ऊपर की तरफ लेवल्स शायद कैप्ड हो सकते हैं या फिर एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। और वो हम देख भी रहे हैं, रैशनल्स कई सारे हैं, दिसंबर मंथ FIs की सेल ऑफ और प्लस लेस पार्टिसिपेशन, एक लैक लस्टर ट्रेड हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर एब्सेंस। लेकिन अब यहाँ से व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? क्या 2022 के लिए इनिशियल डेज के लिए क्या व्यू रखें? क्या यहाँ आप बॉटम पे लेवल्स पर, इन डिप्स पर बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी और रेंज देखनी बाकी है बाजार को, एंड यू हैव टाइम टू स्टार्ट पिकिंग? के लिए आपके नेगेटिव्स काफी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि, बट पॉजिटिव्स भी हैं, पर नेगेटिव्स भी काफी हैं। और द ऑब्वियस नेगेटिव जो है वो है ये नया जो कोविड का वेव चल रहा है ओमिक्रॉन के चलते। उसके चलते क्या होगा कि फिर से आपने देखा दुनिया भर में फिर से रिस्ट्रिक्शन आने लग गए हैं। सो सप्लाई चेन फिर से डिसरप्ट होगी, और सप्लाई चेन डिसरप्ट होने से इन्फ्लेशन वापस, डिमांड कम नहीं हुई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चलते इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो ये तो एक जो साइकिल है वो जरा तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ेगा तो ही जरा बाजार का आपका थोड़ा और तेजी आ सकती है उसके बाद। पर बहरहाल ये बोलने के बावजूद पॉजिटिव जो है, जो मैंने बोला काफी पॉजिटिव भी है। एक पॉजिटिव तो यही है कि हमारा वैल्यूएशन जो अभी स्ट्रेच लग रहा है, पर आप ये देखिए दुनिया के सारे मार्केट्स में भी स्ट्रेच हो गए हैं वैल्यूएशन, मतलब काफी ऊपर चले गए, ऊपर के भाव में चले गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद जो आपके रियल इंटरेस्ट रेट है, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना हाई रहेगा तो रियल इंटरेस्ट रेट है वो फिर नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट होते हैं वो इक्विटी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो वो तो एक पॉजिटिव है। पर दूसरा, हमें ये लगता है कि इकोनॉमीज उनके, मतलब आप देखिए, जैसे मैंने बोला, आप सप्लाई चेन के चलते इन्फ्लेशन होगा, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते अगर जो सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ाते हैं उसके चलते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज प्रॉब्लम उनका नहीं है, कंजम्पशन का नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई का है। तो वो आई थिंक वहां पे थोड़ा एक रुकाव आ जाएगा शायद उसमें। और दूसरा ये है कि इकोनॉमीज देमसेल्व्स विल स्टार्ट करेक्टिंग। जैसे आपने देखा है इंडिया में भी ऑलरेडी रूरल जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज होने लगी है। डिमांड जो पीक में थी वो थोड़ी कम होने लगी है, मतलब कम मतलब थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगी है। ऑटो में आपने देख लिया है, आप अगर जो इवन अगर जो आप जो उनकी वेटिंग लिस्ट है वो ऐड बैक करें तो भी डिमांड नॉर्मलाइज है वहां पे। सो सर्टेन सेक्टर्स में नॉर्मलाइजेशन आ रहा है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर गोइंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो बजट है आपका उसमें
ट्रिगर आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफी असला है इस बार। जो टैक्स कलेक्शन उन्होंने किए हैं अक्रॉस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, सारे बहुत ही बढ़िया थे, काफी हाई है एज कम्पेयर टू देयर एस्टिमेट। तो उसके चलते मुझे लगता है कि उनके पास काफी असला है टू टेक केयर ऑफ केपेक्स, थोड़ी इकोनॉमी प्रॉप अप करने का, थोड़ा टैक्स रेट के साथ टिंकर करने का, फिर से एटलीस्ट इंडिविजुअल बेसिस पे जो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। सो काफी चीजें हो सकती हैं बजट में जो देखनी चाहिए। आपने पूछा कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, हमें तो ये लगता है कि अभी ये लेवल पे अगर जो आप 100 रुपया डालने वाले थे तो एटलीस्ट 10-20 रुपए से चालू कीजिए, उससे आस्ते आस्ते आप आते रहिए बाजार में, जब भी करेक्शन दिखे वापस लीजिए, थोड़ा 10-20 रुपया मगर डालिए, क्योंकि आपको कभी बॉटम तो दिखेगा नहीं, मतलब बॉटम कभी प्रेडिक्ट हो नहीं सकता, ना ही कभी टॉप प्रेडिक्ट हो सकता है। तो बाजार में रहिए और थोड़ा थोड़ा रहते रहिए, घुसते रहिए, स्टैगर कर दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट। अपना तो यही कहना है और हमारे इन्वेस्टर्स को भी हम यही बोलते हैं। दिनशो, मैं आपको बहुत गौर से सुन रहा हूँ। आपने 3 बड़ी अहम बात की हैं। पहली बात ये आपने बताया कि आप खुद एक स्टॉक सिलेक्शन करते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस कि उसमें अब नॉर्मल गेंस आए या फिर नॉर्मल गेंस रहें। दूसरा, आपने बजट को लेकर बात बोली कि सरकार के पास रूम काफ़ी है इस बार कुछ बड़े फैसले लेने का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ार के अंदर आप रहिए, 10 से 20% पैसा डालते रहिए जब जब आपको मौका मिल रहा है। दिनशो, एक सेगमेंट मेरे को ना हमेशा से समझ में नहीं आ रहा थोड़ा आजकल क्या हो रहा है, आप ज़रा बताइए। वह बैंकिंग 2019 से लेकर 2021 के हम एंड में आ गए। 4 बड़े बैंक पे आरबीआई को खुद से इंटरवीन आके करना पड़ा कि नहीं जी आपका बैंक ठीक नहीं चल रहा, आप इस एमडी को हटाइए, आप सीएमडी को हटाइए, आप एडिशनल डायरेक्टर हम आपको देते हैं, आप इनको बिठा दीजिए। बैंकिंग इकोनॉमी की जान है इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड तो भारत के अंदर ही हो रही है। फाइनेंशियल चलना चाहिए, सबका इफेक्ट आता है, लेगार्ड आएगा ज़रूर। आपका बैंकिंग पे व्यू पॉइंट क्या है? एक तरफ तो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, 4 बैंक हो गए 4-3 साल में, और दूसरी तरफ वैल्यूएशन खड़ी है। चुनना क्या चाहिए हमको? अनसिक्योर्ड लैंडिंग, सारे जो बैंक्स ने आपने बात की जहां पर आरबीआई अंदर आए हैं, वो अनसिक्योर्ड लैंडिंग के चलते ही हुआ है। अभी अनसिक्योर्ड लैंडिंग तो दो-धारी तलवार होती है, एक साइड में रिटर्न अच्छे होते हैं और दूसरी साइड में एनपीएल भी ज्यादा हो सकते हैं, तो अगर जो आपके सिस्टम्स प्लेस में नहीं हो, तो इसीलिए जो मिड और स्मॉल बैंक्स थे वहां पे उनके सिस्टम इतने बढ़िया नहीं थे और प्रॉब्लम्स आ गए। इनफैक्ट हम भी पार्टिसिपेट किए थे ये रैली में, जब ये स्मॉल और मिड बैंक्स चले थे तब हमने भी लिया था, बट हमने तभी डिसाइड कर लिया बहुत पहले, मतलब ये मैं तो 8-1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि भी बहुत हो गया इन बैंक्स में, क्योंकि बड़े एग्रेसिवली लेंडिंग हो रही थी और सिस्टम्स इनके इतने फाइन ट्यून नहीं थे टू टेक केयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर, तो अंधाधुंध लैंडिंग चल रही थी। तो हमने तभी डिसाइड कर लिया कि अभी आउट हो जाओ यहाँ से। और जो बड़े बैंक हैं जहाँ पे जो रिटेल लैंडिंग होती है तो वो नॉर्मली अनसिक्योर्ड ही होती है, क्रेडिट कार्ड लैंडिंग हो गई, फिर आपकी ऑटो लैंडिंग तो फिर भी थोड़ी सिक्योर्ड होती है, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लैंडिंग होगी, ये सब अनसिक्योर्ड ही रहती है। पर उनके सिस्टम्स बहुत ही बढ़िया होते हैं टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर का क्या पोटेंशियल है, दे सकेगा कि नहीं, दे आर वेरी कॉशियस इन लैंडिंग। सो उन बैंक्स में तो आपको बना ही रहना पड़ेगा, बिकॉज हम तो यही बोलते हैं और हाउस व्यू है हमारा कि अगर जो इकोनॉमी चली तो चलेगी कंजम्पशन के चलते, और अगले 5-6 साल में, 6-7 साल में इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी डबल होने का एक्सपेक्टेशन है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और अगर आप हिस्ट्री में जाएं और देखें कि यूएस में क्या हुआ था जब वो 2 से 5 ट्रिलियन गया, या तो चाइना में क्या हुआ था जब 2 से 5 ट्रिलियन, तो सारे जो कंज्यूमर बैंक्स थे वही ज्यादा चले थे। वह कंजम्पशन से ही इकोनॉमी चलती है, केपेक्स इतना नहीं चलता है। ऑब्वियसली केपेक्स अब पैसा फिर से कंजम्पशन में ही घुसता है, तो इसलिए हमें लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। करेक्शन जब भी दिखे इन बड़े बैंकों में तो थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पे भी डालना चाहिए, और यही एक सेक्टर है जो पुल अप कर लेगा इंडिया को। दिनशा, दिस इज़ द टाइम जब लोग अपना पोर्टफोलियो एक बार रीजिग भी करना चाहते हैं नए साल की शुरुआत के साथ। तो 2022 के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो अगर किसी को बनाना हो तो व्हाट शुड बी देयर पिक्स? क्योंकि अगर हम 21 के रिटर्न सेक्टर वाइज देखें तो उसमें सबसे बड़ा गेनर जो रहा वो मेटल रहा विद ऑलमोस्ट 70%, रियल एस्टेट पैक्ट अराउंड अबाउट 50%, PSU बैंक इज थर्ड ऑन द लिस्ट। ऐसे में अगर आपको एक वेटेज देनी हो तो आप उस वेटेज के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर्स को ऊपर रखेंगे बीच में, एंड देन व्हाट वुड बी योर ऑर्डर? हमारा जो थिंकिंग होता है इन्वेस्टमेंट का वो बड़ा ही क्लियर है। हम तो थीम वाइज थिंकिंग करते हैं, और इंडिया में जो हमने थीम सिलेक्ट की है वो यही थीम है जो इंडिया के लिए ही रेलेवेंट है, और लंबी रेस की थीम है, लंबी रेस खेलने वाली थीमें हैं जहाँ कंसिस्टेंसी आ जाती है अर्निंग में।
तो एक तो थीम जैसे मैंने बताई आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहां पे आपको बना रहना पड़ेगा। कंज्यूमर फेसिंग थीम्स हो गई, जैसे एनबीएफसीज हो गए जो कंज्यूमर फेसिंग है, जहाँ पे उनके जैसे मैंने बोला सिस्टम्स जगह पे होने चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन आगे ही खींचेगा इकोनॉमी को। तो एक वो हो गए, दूसरे वो हो गए। तीसरा जो ड्यूरेबल सेक्टर है, अंडर पेनिट्रेटेड ड्यूरेबल सेक्टर, वो एक थीम है। और एक मेजर थीम जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम है, जो आईटी की थीम है, वो तो वहां पे तो आपको ओवरवेट रहना ही पड़ेगा। फिर फार्मा है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो वो थीम है। रियल एस्टेट आपने बोला, आई थिंक वो भी एक थीम है जो अगले 3-4 साल के लिए अच्छी बन सकती है। पर वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ज्यादा रेजिडेंशियल प्लेस में है और कमर्शियल और रिटेल थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि कमर्शियल थोड़ा लंबा खींचेगा बिकॉज ऑफ कोविड के चलते, और रिटेल में भी थोड़ा उथल पुथल हो सकती है बिकॉज अगेन ये जैसे आपने देखा लॉकडाउन वगैरह अनाउंस होने चालू हो गए, तो वैसा तो रेजिडेंशियल थीम है वो आप खेल सकते हैं वहां पे। एंड ओपनिंग ट्रेड्स में अगर खेलना है, अगर एक बार स्टेबिलिटी आ गई आपने इकोनॉमी में, तो आई थिंक होटल्स एक और थीम है जहाँ पे आप बने रह सकते हैं। सो ये सब है। सारे सेक्टर ऑलमोस्ट बोल ही दिए रीजनिंग के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इतने फंड्स नहीं है कि आप सारे सेक्टर्स ले सके। आप तो हिलियस में बैठ के आराम से देख सकते हैं, लेकिन एक रिटेलर के पास इतनी फैसिलिटी है नहीं। तो अगर मैं इसको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सिर्फ आपसे ये बोलूँ कि 2 ऐसे सेक्टर या 2 पर्टिकुलर ऐसा एरियाज जहाँ पर आप बहुत बुलिश हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप बहुत बेरिश है, वो वाला बता दीजिए, आगे हम सोच लेंगे कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं। तो पक्का रहना चाहिए, मैंने बोला मेजर ओवरवेट रहेगा, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक दूसरे होंगे जो आपको, जहाँ पे आपको निबल करना चालू करना पड़ेगा। तो और वो भी बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक। आई थिंक जो 2022 है वहां पे आपको नॉर्मलाइज रिटर्न मिलेंगे, और नॉर्मलाइज रिटर्न विद सेफ्टी यही सेक्टर्स में मिल सकते हैं। बाकी में आपको बहुत उथल पुथल मिलेगा, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सब होगा। पर ये तो जो सेक्टर है वहां पे आपको काफी स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। और एक जो सेक्टर है जहां पे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, वो है कंज्यूमर एफएमसीजी सेक्टर अदर। तो वहां पे ग्रोथ रेट, आई मीन इन्फ्लेशन ऑलरेडी उनको हिट कर रहा है, प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसके चलते वहां पे जो वैल्यूएशन है, जो 70-80 टाइम कोट हो रहे हैं फॉर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, जो 11-12% आ रही है, वो जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। आई थिंक वो सेक्टर से आप निकल जाइए। अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोले, वहां पे भी आई थिंक मोरलेस डन हो गया। प्राइवेटाइजेशन के चलते काफी वो था, एंथुजियाज्म था, पर वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वहां से भी आप निकल जाए तो ठीक रहेगा। राइट दिनशा, टू थ्री वेरी मेजर ट्रिगर्स जो माइक्रो फ्रंट पे भी और मैक्रो फ्रंट पे भी इफेक्ट करेंगे। मैक्रो फ्रंट पे तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो एक बड़ा रीज़न है, और उसको कंटेन करने की कोशिशें भी जारी रहेंगी और डोमेस्टिकली भी होंगी। दूसरा बड़ा ट्रिगर डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे लिए बजट भी है। ऐसे केस में आपको क्या लगता है, इसको व्यू में रखते हुए किस तरह के सेक्टर पिकिंग होनी चाहिए? ऐसा है कि एक ट्रेंड जो गवर्नमेंट दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। तो हमें यही लगता है, उनका जो ग्लाइड पाथ देखे आपने, बजट का देखे होंगे, लास्ट बजट में जो अनाउंस किया था, जो वेरी वेल अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट। अगर जो वो उसको लगे रहे, उससे जुड़े रहे और ज्यादा कंजर्वेटिव होने की ट्राई ना करें, तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर जो वैसा करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज टू लीड द वे इन केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स जो है वो ही चाहिए हमें गवर्नमेंट से, कि आप उसको धक्का लगा दीजिए। दूसरा, अपने रिफॉर्म्स जो थोड़े सेटबैक हो गया था बिकॉज ऑफ द फार्म, जो हुआ था फार्मर का वो हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा सेटबैक हुआ था। दे टू राइट बैक द 3 बिल्स, तो थोड़ा और मॉडिफाई करके कुछ अच्छा निकाले फार्मर्स के लिए भी, सबके लिए भी। तो वो भी अच्छा है, रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे, वो दैट बी टेकन एज पॉजिटिव। और तीसरा जो है, जैसे मैंने बोला कि जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है थोड़ा लोअर बैंड पे ट्रिंकर करेंगे, तो दैट बी अ सेंटिमेंट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो अगर जो वो हो गया तो वो भी अच्छा है। तो है गवर्नमेंट के पास काफी असला तो है ये सब करने को, काफी कैपेसिटी है करने को। देखते हैं अभी करते हैं कि नहीं। तो
ऑलराइट, ठीक है, अप्रिशिएट योर व्यू ऑन दैट दिनशा। लेकिन अगर दूसरे किसी और सेक्टर्स पर भी आपसे बात करें, हम ईवी डिस्ट्रप्शन को लेकर आपको लगता है कि ईवी इकोसिस्टम सेटअप होने के बाद ये कितनी बड़ी डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है टू व्हीलर सेगमेंट के लिए, फोर व्हीलर सेगमेंट के लिए? आपका व्यू ओवरऑल ऑटो पे और ईवी का थीम के साथ किस तरह का रहेगा? ईवी में तो हमारा बड़ा ही क्लियर व्यू है। हमें तो यही लगता है कि जो डिसरप्शन है वो काफी बड़ा होने वाला है। इनफैक्ट आप पिछले सब जो दुनिया के सबसे नंबर 1 जो रिचेस्ट पर्सन थे उनका अगर जो नाम देखें, बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, ये सारे डिसरप्टर्स है। इलॉन मस्क अभी बने हैं, मस्क ही इज बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई मीन रिचेस्ट बने थे। सो वो सब डिसरप्टर्स दुनिया ने सिलेक्ट कर ली हैं। हमें देखना है कि हम वो एग्री करते हैं कि नहीं। पर आप देख रहे हैं टू व्हीलर में तो ऑब्वियस हो गया है। आप मंथली फिगर्स जब देखेंगे ईवी के जो बिक रहे हैं, काफी जल्दी से ऊपर आ गए हैं एंड ओवरटेक कर लेंगे अपने आईसी इंजन को बहुत ही शॉर्टली। मुझे तो यही लगता है टू व्हीलर स्पेस। फोर व्हीलर में बहरहाल काफी टाइम लगेगा, पर हमें तो ये लगता है कि अगले 4-5 साल में EVs will overtake the internal combustion engines such ICs। तो वो अगर जो देखें तो उसके चलते आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखेगा इन ऑटो सेक्टर। अभी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वहां पे भी वो लोग भी ले आएंगे अपने EVs वगैरह, पर द पॉइंट इज कि EV एक्चुअली एक आईपैड है, 4 पहिए लगा दिए उसके ऊपर, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। जबकि IC जो होता है वो एक इंजन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंटरनल कंबशन, वो सब अलग ही होती है गेम। तो उनको उस गेम में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जबकि ये टेक कंपनियां जो हैं, जो नई नई कंपनियां जो आ गई हैं इस स्पेस में, वो एडिशनल कंपटीशन भी ले आएंगी। तो ये ऑटो सेक्टर में तो बहुत ही उथल पुथल रहने वाला है और हम उसको तो देख ही नहीं रहे। हम तो उससे दूर ही हैं और काफी टाइम से दूर हैं। ऐसा नहीं है कि अभी डिसाइड किए हैं। तो इनफैक्ट हमारे हेज फंड में तो शायद आपने शॉर्ट भी देखे होंगे वहां पे इस सेक्टर में। दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 और स्वदेश के लिए समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नए साल में आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। थैंक यू वेरी मच।